आपने बहुत जोर बहुत तेज इनको इशारा किया कि ना कर दो ना कर दो ना कर दो, इसके लिए तो दूसरे धर्म को आप प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? जो एक धर्म से गवर्न करता है, या हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हमने चैलेंज किया। फिलॉसफी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप एक धर्म पर आप अटैक करते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर में जो शिक्षा दी जा रही है उसे भी आप खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जिस तरह से उसे असंवैधानिक करार दिया था, उस पर रोक लगा दी है। यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश के मदरसे बदस्तूर चलते रहेंगे। मामले में पहली याचिका दाखिल करने वाले मदरसा शिक्षक अंजुम कादरी के वकील प्रदीप यादव हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, यूपी के मदरसे बदस्तूर चलते रहेंगे, सही समझा हमने? निश्चित तौर पर आपने सही समझा, चूंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज जो है 22 मार्च 2024 के ऑर्डर को जो है स्टे कर दिया है। अच्छा, यूपी सरकार ने वहां पर तो विरोध किया था, अपने एक्ट का बचाव किया था, लेकिन यहां पर आकर उन्होंने कह दिया कि हम हाईकोर्ट का आदेश स्वीकार कर रहे हैं, हमने एक आदेश भी जारी कर दिया है, सभी बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल देंगे। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? इस पर कोर्ट ने ये कहा कि जब सारे बच्चों को, कोर्ट ने क्या, इनफैक्ट हमारी तरफ से इसका आर्गूमेंट था कि 16 लाख बच्चों को, पहली बात, जब आप अपने हिसाब से किसी इंस्टीट्यूशन में डालेंगे तो उनकी चॉइस खत्म हो गई, जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21A का वायलेशन है, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। दूसरी चीज है कि 16 लाख बच्चों को आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन भेज देंगे, 10,000 शिक्षक कहाँ जाएंगे, वो बिल्डिंग कहाँ जाएंगी? और सपोज करो कि कल जो है हमारा जो यहाँ पर SLP हमने फाइल किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हमने चैलेंज किया है, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर कल अगर सेटिसाइड हो जाता है तो उन बच्चों को फिर से वहाँ कैसे शिफ्ट किया जाएगा? इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस बात को माना और 22 मार्च 2024 के ऑर्डर को स्टे कर दिया, जिसका मतलब है कि मदरसा और सारे इंस्टीट्यूशंस उससे रिलेटेड 22 मार्च 2024 के पहले जैसे चल रहे थे वैसे ही अपने काम करते रहेंगे। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर अभी तो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में मामला, आप लोगों की अपील, अगर आपकी अपील को स्वीकार करके आदेश जारी होता है तो फिर जो बच्चों का रिलोकेशन होगा, ये तो बड़ा एक केओटिक सिचुएशन, एक आपाधापी वाली स्थिति बन जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आधार लिया है अभी फिलहाल रोक लगाने के लिए। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं, जो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में है, जो ये कह रहे हैं कि सरकारी अनुदान पर धार्मिक शिक्षा देना, ये तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और किसी धर्म को तो ये सुविधा मिलती नहीं है। इस दलील को आप लोग कैसे काउंटर कर रहे हैं? हम इसको इतनी सी बात पूछ रहे हैं कि जो लोग पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर सपोर्ट किए हैं, यहाँ आकर अपोज कर रहे हैं, ये अलग अलग वो है, हर जो है काउंसिल की अपनी बात है। लेकिन मैं जो इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर आप जहाँ तक समझते हो तो फिलॉसफी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो एक धर्म से गवर्न करता है, और वो फिलॉसफी हर जगह पढ़ाई जाती है। तो अगर आप उर्दू और अरबी को लेकर के कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो फिलॉसफी से इवन कि UPSC का एग्जाम भी होता है, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है जो हर जगह पढ़ाया जाता है, तो उसको आप किस एंगल से देखेंगे? इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये चीज़ कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है, और उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार खारिज कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को। अच्छा, चलिए, आप तो वकील हैं और इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता अंजुम कादरी आप ही हैं जी। तो कादरी साहब, आप तो शिक्षक हैं मदरसा में, आप मैनेजर हैं। चलिए, आपको सब कुछ पता है कि वहाँ क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पर कुरान की, दीन की ये शिक्षाएं दी जाती हैं और रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है कि कैसे पालन करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें दी जाती हैं और इसके लिए सरकार क्यों खर्च करे? तो क्या इन चीज़ों की शिक्षा वहाँ पर दी जाती है और इसके साथ और क्या क्या पढ़ाते हैं? उसके साथ सब सोशियोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, उर्दू भी पढ़ाया जाता है, अरबी भी पढ़ाया जाता है। चूंकि अरबी एक सब्जेक्ट का वो विषय है तो इसलिए उसको भी उसमें लगाया जाता है। धार्मिक शिक्षा, इस्लाम की टीचिंग्स, ये सब कुछ वहाँ बताते हैं ना? नहीं, धार्मिक शिक्षा के लिए तो नहीं बताते हैं लोग, ये धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं बताते हैं। आपने बहुत जोर बहुत तेज इनको इशारा किया कि ना कर दो ना कर दो ना कर दो, इसके लिए तो मदरसे में क्या तो फिर मदरसा अगर वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है, कुरान की जानकारी नहीं देनी है बच्चों को, तो फिर मदरसा क्यों चलाया जाता है? अरबी भाषा में है और भाषा पढ़ाया जाता है। कुरान अरबी में है, अरबी भाषा है और भाषा को पढ़ाया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि मदरसे में कुरान की शिक्षा नहीं दी जाती, तालीम नहीं दी जाती बच्चों को? दी जाती है, वो भाषा है अरबी का, अरबी कुरान अरबी में है, वो भाषा की तालीम दी जाती है। सिर्फ भाषा की तालीम देके छोड़ देते हैं, जैसे सामान्य स्कूलों में संस्कृत पढ़ा देते हैं बच्चों को, उसके बाद जाके वेद और पुराण खुद पढ़ लो, ये आप कह रहे हैं? यादव जी, जी,
मैं थोड़ा सा इन लोगों की बात को चूंकि कन्फ्लिक्ट करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां धार्मिक बातें नहीं बताई जाती हैं। मेरा सिंपल सा बात है कि धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन मैं दूसरे उससे क्वेश्चन करता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या दी जाती है। अगर आप एक धर्म पर आप अटैक करते हैं तो दूसरे धर्म को आप प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? यू आर स्टेट, यू आर ऑब्लिगेटरी टू फॉलो द रूल्स। आप अगर मदरसा एक्ट को खत्म कर रहे हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर में जो शिक्षा दी जा रही है उसे भी आप खत्म कीजिए। चलिए, खैर मदरसे से जुड़े जो लोग हैं वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए इस बात पे कि धार्मिक शिक्षा को इन्होंने समझा, पता नहीं मेरे सवाल का अर्थ क्या समझा, लेकिन कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यही माना है कि अगर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और उसको रेगुलेट करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक अहम हिस्सा ये है कि मदरसे तो चल रहे हैं, प्राइवेट चल ही सकते हैं, तो अगर वो प्राइवेट चलें और उसको कोई रेगुलेट ना करे, कोई संस्था ना हो उसके ऊपर, तो क्या ये सही होगा कि उनको यूं ही छोड़ दिया जाए? ये तमाम बातें थी सुप्रीम कोर्ट के विचार में, और बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए जिनके जवाब तलाशे जाएंगे, जहां पर जाकर ये तय होगा कि सरकारी अनुदान पर मदरसों का चलना उत्तर प्रदेश में सही है या नहीं। और निश्चित रूप से जब यह फैसला आएगा तो इसका असर देश के दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।